मन हो तो फिल्म जरूर देखिएगा और देखिएगा कि क्या सत्यता बताई गई है और कहां तक झूठ परोसा गया है। क्योंकि ऐसी फिल्मों को फिल्म कहें, ऐसी फिल्मों को एजेंडा फिल्म्स कहें, ये सब जो है मतलब ये आपको, मुझे पूरा भरोसा है कि लमसम लमसम जब टाइमिंग इलेक्शंस की होती है तो ऐसी फिल्में खटाक से सामने आ जाती हैं बॉलीवुड की। अब मैं कहानी के साथ साथ एंगल बताता चलूंगा। एक स्टेशन पड़ता है बीच में गोधरा। कहां पड़ता है गोधरा? तो गोधरा स्टेशन पर पहुंचने से पहले ये बताया गया कि ये जो आग लगाने की प्रक्रिया मेरे प्यारे साथियों, ये ट्रेन में अंदर से लगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अगर बाहर से लगी होती तो खिड़कियां ज्यादा फूकती, जबकि खिड़कियों का जो पेंट है, जो आप खिड़कियां देख रहे हो, इनका पेंट इतना फूका हुआ नहीं दिखता जितना अंदर के हालात खराब थे। लोग ये भी कहते हैं कि फायर ब्रिगेड पहुंची थी, फायर ब्रिगेड को पहुंचने ही नहीं दिया गया। एक मंत्री हैं उस समय के गृह मंत्री हिरेन पांड्या। हिरेन पांड्या उस समय गुजरात सरकार के गृह मंत्री थे। 2003 में इनकी हत्या कर दी गई क्योंकि इन्होंने एक सिटीजन पैनल को यह बता दिया था कि ये जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में ऐसा ही कुछ कहा गया था कि दंगों को हो जाने दीजिए। बाद में इनके मर्डर में एक शख्स आरोप हुआ, असगर अली। ये वही असगर अली है जो साबरमती जेल में था, और असगर अली के समय साबरमती जेल के जेलर थे आईपीएस संजीव भट्ट। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजी ज्ञान पर। मैं सुशांत कुमार हाजिर हूँ फिर एक नई चर्चा के साथ। मेरे प्यारे साथियों, मेरे पीछे देख रहे हैं आप एक फिल्म की का फोटो जिसका नाम है द साबरमती रिपोर्ट। फिल्म लोगों ने देखी, जैसी लोगों ने देखी तुरंत से गोधरा कांड, गुजरात दंगों का जो भूत दोबारा सामने आ गया। प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई, लेकिन प्रश्न यहाँ पर 2 या 3 प्रश्न ऐसे खड़े हुए कि क्या फिल्म जो दिखाई गई है, क्या वो सत्यता के कितने नजदीक है? क्या ये एक एजेंडा फिल्म है? क्या लोग इस बात को जानते हैं कि गोधरा और गुजरात दंगों की सच्चाई क्या है? जब मैं दंगों की सच्चाई की बात करूंगा, गोधरा कांड की सच्चाई की बात करूंगा, 1 मिनट के लिए आप गोधरा कांड को गुजरात दंगों से अलग कर दीजिए, 1 सेकंड के लिए। हालांकि दोनों आपस में मिलते हैं, लेकिन 1 सेकंड के लिए अलग समझिए। यहां आपको सोचना होगा एक न्यूट्रल ग्राउंड पे जाकर, क्या आप सच सुनने की क्षमता रखते हैं? यहीं से आपकी एक परीक्षा भी होगी। और मैं आखिर में एक प्रश्न पूछूंगा कि भला किसका हुआ और किसका बुरा हुआ। इस प्रश्न का जवाब खंगालेंगे अपने अंतर्मन से, तब आप, मुझे 100% उम्मीद है, एक सटीक विश्लेषण की तरफ आप जाकर एक सटीक उत्तर देंगे, जिसका उत्तर मैं आपसे कमेंट सेक्शन में आखिर में पूछूंगा भी कि कौन हारा, कौन जीता, किसका भला हुआ, किसका बुरा हुआ। क्या ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सकती है? क्या इन घटनाओं को होने से हमें रोकना चाहिए? इन घटनाओं के होने से समाज, देश, हमारा परिवार कहां पहुंच जाता है? इसका एक सटीक विश्लेषण कीजिएगा। और जब मैं आपको पूरा सेशन रिकॉर्ड करूं, पूरी कहानी बता दूं, उसके बाद आप एक, अगर मन हो तो फिल्म जरूर देखिएगा और देखिएगा कि क्या सत्यता बताई गई है और कहां तक झूठ परोसा गया है। क्योंकि ऐसी फिल्मों को फिल्म कहें, ऐसी फिल्मों को एजेंडा फिल्म्स कहें, ये सब जो है मतलब ये आपको, मुझे पूरा भरोसा है कि लमसम लमसम जब टाइमिंग इलेक्शंस की होती है तो ऐसी फिल्में खटाक से सामने आ जाती हैं बॉलीवुड की। वैसे तो बॉलीवुड पे स्टोरी बची नहीं है, लेकिन जो स्टोरियां बची हैं वो परोसने की हैं, वो मीडिया हाउसेस को खुश करने की हैं, ऊपर बैठे आकाओं को खुश करने की, या ये एक चुनावी स्टंट है, या ये एक एजेंडा मूवी है। मैं इसका डिक्लेरेशन नहीं दे रहा हूं। पूरी कहानी को सुनने के बाद, विश्लेषण करने के बाद आप जरूर जाइएगा, देखिएगा जरूर, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज का ये सेशन आधारित है गोधरा कांड पर, और गोधरा कांड के बाद जो मानवता शर्मसार हुई, जो दंगे हुए गुजरात में, उस पर मैं पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। आप जरा ध्यान से समझिए। मेरे प्यारे साथियों, 1992 की बात है, आप सभी जानते हैं, बाबरी विध्वंस कर दिया गया, बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया। वर्तमान में वहां पर श्री राम लला का मंदिर भी बन चुका है। इस बाबरी विध्वंस में बड़ा योगदान था विश्व हिंदू परिषद का। विश्व हिंदू परिषद के कुछ भक्त, जिन्हें कर सेवक कहा जाता है, बाद में ये शब्द बिगड़ते बिगड़ते कार सेवक हो गया। कर सेवक शब्द निकला है सिख परंपरा से। कर का माने होता है हाथ, अपने हाथों से सेवा करने वाले लोग। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, और फैसला आने के बाद वहां पर श्री राम लला का मंदिर जो है बन जाता है अयोध्या में। ये है एक कहानी। लेकिन 1992 से लें मेनली, हालांकि ये घटना बड़ी पुरानी है, 19वीं सदी तक चली जाती है। उसके बाद ये एक बड़ा लंबा संघर्ष रहा मंदिर निर्माण का। इस मंदिर निर्माण में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनका एक अहम रोल माना जाता है। मेरे प्यारे साथियों, 1992 के बाद बात वर्ष 2002 की है।
वर्ष 2002 में विश्व हिंदू परिषद अयोध्या में एक पूर्ण आहुति यज्ञ का आयोजन करता है। पूर्ण आहुति यज्ञ में पूरे भारत से लोगों को इनवाइट किया गया, भक्त आते हैं। ऐसे ही कुछ भक्त अहमदाबाद से भी आए, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा बताई जाती है। 2 से 3 हजार भक्त जो हैं वो अहमदाबाद से भी अयोध्या पहुंचे, जिन्हें कई बार हम कर सेवक भी कहते हैं। मैंने आपको बता दिया है, कर सेवक का अर्थ होता है एक ऐसा शख्स जो अपने हाथों से सेवा करे। यह सिख परंपरा से निकली हुई कहानी है। पूर्ण आहुति यज्ञ का आयोजन हुआ। आयोजन होने के बाद 27 तारीख को ये सभी कर सेवक वापस अहमदाबाद की तरफ जाने का रुझान रखते हैं कि भाई अब वापस लौटा जाए। वापस लौटने के लिए एक ट्रेन थी जिसका नाम है साबरमती एक्सप्रेस। कौन सी है? साबरमती एक्सप्रेस। साबरमती एक्सप्रेस की 2 बोगियां S5 और S6, ये 2 बोगी थी। एक थी S5 और S6। इसी में बहुत सारे कार सेवक यात्री और भी थे, लेकिन इसमें बहुतायत मात्रा में जो थे वो कार सेवक। वो अयोध्या से अहमदाबाद की तरफ चल देते हैं। अब मैं कहानी के साथ साथ एंगल बताता चलूंगा। एक स्टेशन पड़ता है बीच में, गोधरा। कहां पड़ता है गोधरा? अगर आप पॉलिटिकल मैप देखेंगे तो गोधरा अहमदाबाद से यहां पर अहमदाबाद से थोड़ा सा दूर है क्या गोधरा। तो गोधरा स्टेशन पर पहुंचने से पहले यह बताया गया कि एक थ्योरी ये गढ़ी गई कि वहां पर कर सेवकों का कुछ वेंडर्स के साथ झगड़ा हुआ। ट्रेन गोधरा पहुंची, बात है 7:43 की। ये ट्रेन अपने नियत समय से 3 घंटे लेट चल रही है। गोधरा से जैसे ही स्टेशन से बाहर निकली है, वहां पर आने के बाद उस पहली वाली बात को भी ध्यान रखना, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन यह घटना एक प्रकार से ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, ठीक है। ये बिना वजह की कहानी जो है एक गढ़ी हुई कहानी प्रतीत होती है, क्योंकि इतनी छोटी सी घटना इतना बड़ा रूप नहीं ले सकती। चलिए आगे चलते हैं। गोधरा से ट्रेन आगे चली 7:43 पर, जो 3-3.5 घंटे लेट थी। हर स्टेशन के बाहर भी, चाहे इस तरफ से देखिए चाहे इस तरफ से, आउटर होता ही है। आउटर के पास एक मुस्लिम बस्ती थी। वहां पर 1540 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ये 27 तारीख की बात है, 27 फरवरी वर्ष 2002। 1540 लोग इकट्ठा हुए तो ट्रेन को पुलिंग की गई। ट्रेन पुल की गई, ट्रेन खींचकर ट्रेन को रोक दिया जाता है। ऐसा उस ट्रेन को चला रहे लोको पायलट ने भी बात को साबित किया कि हाँ, एक नहीं 3 से 4 बार चेन पुलिंग हुई। गोधरा के आउटर पर यह ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन रुकने के बाद उस पर पत्थर बरसने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही पत्थर बरसने शुरू हुए तो ऑब्वियस बात है, कोई भी अगर अंदर बैठा व्यक्ति अगर पत्थर कहीं से बरसेंगे तो वो उसको बंद कर लेगा खिड़की को। यही हुआ। S5 और S6 में लोगों ने क्या कर लिया, S5 और S6 के लोग खिड़की बंद कर लेते हैं। कुछ लोग वहां से उतर के भाग भी गए। लेकिन कहा जाता है कि इसी बीच ट्रेन में आग लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई। ये जो आग लगाने की प्रक्रिया मेरे प्यारे साथियों, ये ट्रेन में अंदर से लगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अगर बाहर से लगी होती तो खिड़कियां ज्यादा फूकती, जबकि खिड़कियों का जो पेंट है, जो आप खिड़कियां देख रहे हो, इनका पेंट इतना फूका हुआ नहीं दिखता जितना अंदर के हालात खराब थे। आग लगी, 59 कर सेवक मारे गए, जिसमें 12 बच्चे भी थे। यह है गोधरा स्टेशन के पास की घटना। 1540 लोगों की भीड़, जो एक डाटा कहता है कि इतनी जो मुसलमानों की भीड़ थी, मुस्लिम समुदाय की, उन्होंने पथराव करना शुरू किया, फिर आगजनी के हवाले कर दिया, जिसमें 59 लोग मारे गए। इसके बाद क्या होता है कि इस घटना के बाद लोग ये भी कहते हैं कि फायर ब्रिगेड पहुंची थी, फायर ब्रिगेड को पहुंचने ही नहीं दिया गया। फायर ब्रिगेड पहुंची तो फायर ब्रिगेड के साथ भी उक्त समुदाय के लोगों ने दंगा फसाद करने की कोशिश की, उनको रोकने की कोशिश की, जिससे बाढ़ जो है पूरी तरीके आग जो है वो पूरी तरीके से घेर लेती है डब्बे को, और फाइनली वही की 59 कर सेवकों की दर्दनाक स्थिति में मृत्यु हो जाती है, जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल थे। 27 फरवरी की इस घटना के बाद फिर कहानी शुरू होती है उस कहानी की, जिस कहानी को आज तक भी गुजरात ने धोया नहीं है। पहला कलंक गोधरा कांड। इस घटना को गोधरा कांड कहते हैं। विश्व हिंदू परिषद, जिसके ये मेंबर थे, विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि ये डेड बॉडीज आप हमारे हवाले कर दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, गोधरा से इन डेड बॉडीज को अहमदाबाद लाने की कवायद शुरू हुई। अहमदाबाद लाया गया इनको 16 हॉस्पिटल में, जहां इनका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम करने के बाद बारी थी दाह संस्कार करने की। दाह संस्कार करने के क्रम में इन डेड बॉडीज को एक खुले ट्रक पर लाद कर ले जाया जाता है। खुले ट्रक पर रखा गया, और जहां जहां से डेड बॉडी गुजर रही थी, ऑब्वियस बात है, इट इज ह्यूमन नेचर, कौन अपनों का खून बर्दाश्त कर सकता है। तो ऑब्वियस बात है, एक उबाल आना खून में शुरू हुआ। एक रिवेंज, एक प्रतिशोध की भावना धीरे धीरे जन्म लेने लगी। उसी समय
आज जो हम देखते हैं लाइव मीडिया कवरेज को उस समय लगभग ठीक ठाक तरजीह मिलने लगी थी। लाइव मीडिया कवरेज उससे होता था, उस समय होने लगा था। तो हुआ क्या कि इस पूरी घटना का जो 16 हॉस्पिटल है जहां से इनका पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद दाह संस्कार के लिए जहां जहां इनको ले जाना था ट्रक के माध्यम से ले जाया गया और लाइव टेलीकास्ट उसका होने लगता है। इट वॉज द स्टार्ट ऑफ राइट्स, ये दंगों की शुरुआत थी। यहां से दंगे होने शुरू हो गए, मारपीट की घटनाएं शुरू हो जाती हैं धीरे धीरे। मारपीट की इन घटनाओं के बाद एक वो जो खेल खेला गया, मैं क्या कहूं उसे, मैं कहूंगा मैं ये कहूंगा कि भैया मानवता शर्मसार हुई। तो कुछ लोग बोले कि सर आप यहां से मतलब आप इनके बारे में या उक्त समुदाय के बारे में सपोर्ट करते हो। मेरा मन तो ये कहता है कि दंगों से किसका भला हुआ है दोस्त, हम कहां जा रहे हैं, हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देने वाले हैं, इस बात पर मैं थोड़ी चर्चा जरूर करूंगा सेशन के लास्ट में। उसके बाद आप गुजरात दंगों की फोटो निकालिए, आपको ये सब चीज, ये शख्स जरूर देखने को मिलेगा। इस शख्स का इकबालिया बयान भी मैं आपको दिखाऊंगा। नरोदा गांव में भयंकर 97 लोग मारे गए। गुलबर्गा सोसाइटी में कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एहसान जाफरी भी थे, उनकी भी डेथ हो जाती है। बेस्ट बेकरी हत्याकांड, जिसमें तंदूर में तक लोगों को झोंक दिया गया। ये कुछ घटनाएं जो बहुत बड़ी बड़ी होने लगी। अहमदाबाद की ये घटना है, बाद में धीरे धीरे फिर पूरे गुजरात को इन दंगों ने अपनी चपेट में ले लिया। अपनी दंगों को चपेट में ले लिया गया। ये घटना है 28 तारीख की। यहां सरकार कहां है, यहां सरकार क्या कर रही है, इसका भी जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि भैया अहमदाबाद में जैसी दाह संस्कार हुआ, दंगे शुरू हुए, हैवानियत का वो नंगा नाच हुआ जिससे मानवता शर्मसार हो गई। मेरे प्यारे साथियों, ये वो जगह है जहां पर गांधी जी पैदा हुए। जब जब दुनिया में अहिंसा का नाम लिया जाता है तो गांधी जी का नाम सर्वोपरि लिया जाता है। कौन गलत कौन सही, अभी तक जब मैं ये बात बता रहा हूं विश्लेषण मत कीजिए, मैं आपको मौका दूंगा कि जाइए विश्लेषण कीजिए। आप जिस भी धर्म जाति समुदाय से हैं, मैं आपको पूरा मौका दूंगा कि जाओ एक बार विश्लेषण करो ताकि आपको भी सच्चाई पता चले। दंगे होने की जैसे ही शुरुआत हुई, ये गुजरात में 9 बड़े केस, नरोदा पाटिया में सबसे खतरनाक था, 97 लोग 10 घंटे में मारे गए थे, है ना। सरदारपुरा, नरोदा गांव, गुलबर्गा सोसाइटी, गोधरा, दीपा, भोरे विलेज, इन सब में यह घटना हुई और सरकारी आंकड़ों ने बताया कि 2002 में इन दंगों में 790 मुसलमान और 254 हिंदू मारे गए। ये के आप महिला को देखिए, महिला है बिल्किस बानो। मेरे प्यारे साथियों, एक न्यूट्रल सोच रखिए एक मिनट के लिए। ये महिला गर्भवती थी, इनके साथ रेप भी हुआ वहां पर और उनका आज तक केस चल रहा है। और उस केस में हुआ क्या है कि सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है, ठीक है। ये एक चर्चित मामले हैं, बेस्ट बेकरी, गुलबर्गा सोसाइटी, ये बहुत चर्चित मामले हैं। ये चर्चित चेहरा है, ठीक है। ये नरोदा टाउन, गुलबर्गा सोसाइटी, बेस्ट बेकरी में तो भीड़ ने 3 हिंदुओं को भी जला दिया। जस्ट इमेजिन, क्या बदला लिया जा रहा था कि कुछ और हो रहा था, क्या हो रहा था, और उस दंगों से कौन एक शख्स राजनीति में अमर हो गया। पूरी बात आप विश्लेषण जरूर कीजिएगा, मैं बताऊंगा अभी आगे आपको और मौका दूंगा विश्लेषण करने का। बहरहाल 254 हिंदू इस पूरी कहानी में मारे जाते हैं। बात आती है, सरकार एक आयोग का गठन करती है। कौन सरकार? राज्य सरकार। ये सारा काम गुजरात में हो रहा था। गुजरात के उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी। नानावटी आयोग का गठन किया गया। नानावटी आयोग, कौन थे नानावटी? नानावटी सुप्रीम कोर्ट में जज थे। नानावटी साहब के साथ एक और जज थे, शाह, है ना। तो नानावटी शाह कमीशन, लेकिन बाद में शाह साहब की डेथ हो गई तो एक और जज अक्षय मेहता इस कमेटी में जोड़ दिए गए, तो बाद में इसे नानावटी और मेहता कमेटी के नाम से जाना गया। क्या करना था इस कमीशन को? दंगे हो चुके हैं, दंगों के बाद जांच शुरू हुई, जैसा कि सरकारी कागजों में होता है हर चीज की, बस लास्ट ओपिनियन है कि जांच कीजिए। आयोग ने दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी, उनके मंत्रिमंडल, सहयोगी और वरिष्ठ अफसरों की भूमिका की जांच की। आयोग ने गोधरा कांड को बताया कि यह एक सोची समझी साजिश थी, ठीक है। और आयोग ने रिपोर्ट में कहा कि तत्कालीन मंत्री हरेन पांड्या, भरत बारोट और अशोक भट्ट को किसी भी तरह की भूमिका नहीं थी। हाँ, इन्होंने आरोपी पाया तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो मामला था कि उसमें लूप होल नजर आई। इन्होंने कहा कि 3 पुलिस अधिकारी आरबी श्री कुमार, संजीव भट्ट और राहुल शर्मा की भूमिका पर सवाल उठाए। इन्होंने कहा कि गोधरा में जो हुआ, वो जो थ्योरी गढ़ी जा रही है कि वेंडर से झगड़ा हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है। गोधरा की घटना पूरी तरीके से प्री प्लान्ड थी, पूरी तरीके से प्री प्लान है। और इस प्री प्लान घटना में कौन कौन शामिल थे?
देखिए, इन्होंने कहा कि इस प्री प्लान घटना का मास्टरमाइंड था ये शख्स जिसका नाम है रफीक हुसैन भटकुर। ये 2014-15 में अरेस्ट हुआ। बता, कुछ मीडिया रिपोर्ट के हवाले से यह भी पता चलता है कि इसी के पेट्रोल पंप थे जहां से 140 लीटर पेट्रोल का इंतजाम किया गया। 140 लीटर पेट्रोल उस समय की अगर देखा जाए तो पेट्रोल खरीदने की लिमिट होती है। 140 लीटर डीजल पेट्रोल का इंतजाम इसी ने कराया था, है ना। मौलवी हुसैन उमर जी मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आए और बताया गया कि इस भीड़ का पूरी तरीके से प्लानिंग थी। अब यहां पर तीन थ्योरी निकलती हैं कि वेंडर वाली बात को तो केवल कवर अप करने के लिए इस्तेमाल किया गया। लोग ये भी बताते हैं कि जब ये ट्रेन चली है तो लखनऊ से इस ट्रेन में कुछ ऐसे लोग चढ़े थे जो संदिग्ध थे, यानी कि हो सकता है पूरी घटना का लाइव जो सिचुएशन है S5 और S6 की, S6 बोगी जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ उसमें। और इन्होंने ये बताया नाना विटायक ने कि आग अंदर से लगी है, बाहर से नहीं लगी है। तो इसका मतलब कुछ लोग अंदर थे, सस्पिशियस लोग, ठीक है। बाद में तो यहां तक बात आई कि इस घटना की साजिश ISI ने रची थी। इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि एक झगड़े मात्र से यह घटना हो गई हो, इस घटना की पूरी तरीके से प्लानिंग की गई थी। एक CRPF अधिकारी नानू मियां का भी नाम लिया जाता है। जो ये उमर जी है, मौलवी उमर जी और ये भटकुर, इन सब के बारे में कहा गया कि इन्होंने पास ही में एक जगह पड़ती है अमन गेस्ट हाउस, वहां पर इस सारी प्लानिंग को रचा और गोधरा के जैसे ही आउटर पर ट्रेन पहुंची, पूरे ट्रेन के डब्बों को S5 और S6 बोगी को जो आग के हवाले किया, इट वॉज प्री प्लान्ड, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैंने कहा कि दो बातें हैं, गोधरा कांड और गोधरा कांड के बाद हुए दंगे। तो गोधरा कांड पूरी तरीके से प्री प्लान था, लगभग ये एक धार्मिक प्रतिशोध लिया गया था अगर इसको सही नजर से देखा जाए। लेकिन कैसे कोई आदमी इतना निडर हो सकता है कि हम मार देंगे, चाहे वो किसी जाति समुदाय का हो? कोई डर भय नहीं है शासन प्रशासन का। अरे डर भय होता तो ऐसी बड़ी घटना। तो कुल मिलाकर बात यह हुई कि गोधरा की कहानी पूरी तरीके से प्री प्लान थी, इसमें कोई शक किसी को नहीं था, ठीक है। इसी नानावटी कमीशन ने कहा कि जो मोदी जी हैं, हम उनको क्लीन चिट दे रहे हैं, किसी मंत्री की कोई भूमिका देखने को नहीं मिलती। हाँ, कुछ अधिकारियों की भूमिका हम जरूर मानते हैं। भूमिका कैसे? क्या दंगे करवाए अधिकारियों ने? नहीं, कि शायद कुछ अधिकारियों का एक जो लूज रवैया रहा, एक ढीला रवैया रहा, उससे दंगे ज्यादा भड़क गए। मेरे प्यारे साथियों, ये जो नानावटी कमीशन है, इस नानावटी कमीशन ने वही सारी बातें कही। अब मैं जो है वो न्यूट्रल ग्राउंड पे आता हूं, जो उस समय की गुजरात सरकार को जरूरत थी, वही सारी बातें कही गई। और आप जानते हैं कि उसके बाद जो एक पॉलिटिकल बूम आया, पॉलिटिकल कैरियर में बूम आया एक्स व्यक्ति का, वो सभी जानते हैं कि नानावटी आयोग ने साफ कह दिया कि भैया सरकार की कोई भूमिका नहीं है। और निसंदेह रूप से एक समुदाय को पूरी तरीके से खुश कर दिया गया कि हां ऐसा है और आपकी कोई गलती नहीं है। यह था नानावटी कमीशन। नानावटी कमीशन की रिपोर्ट को बाद में फिर पलटा गया। 2004 में केंद्र में सत्ता में परिवर्तन हुआ, लालू यादव रेल मंत्री बनते हैं और उन्होंने उमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में एक बनाया बनर्जी कमीशन। मैंने बिहार यहां लिखा है, उस समय बिहार के इलेक्शन आने वाले थे। उमेश बनर्जी ने कहा कि गोधरा कांड कोई प्री प्लान घटना नहीं थी, वो तो अचानक से उपजा हुआ एक गुस्सा था। कौन सही कौन गलत? कुछ नहीं सही, कुछ नहीं गलत। सही गलत तो केवल और केवल ये घटनाएं, सही तो क्या, सही केवल इलेक्शन। बिहार में इलेक्शन, बिहार में एक समुदाय की ठीक ठाक स्थिति है। उस रिपोर्ट ने एक समुदाय को बेनिफिट पहुंचाया कि गोधरा कांड की घटना जो है पूरी तरह प्री प्लान थी, इस समुदाय ने आप जान के किया है। बनर्जी साहब की रिपोर्ट ने साफ कह दिया कि साहब कोई प्री प्लान नहीं थी, ठीक है, ये अचानक से हो गया। तो इन्होंने एक समुदाय को खुश कर दिया और बिहार में इलेक्शन हुए। जैसे रिजल्ट ये लोग चाहते थे, ऐसे रिजल्ट इनको बिहार में मिल गए। आप ऐसी फिल्मों को, जब मैंने कहा कि आप देखने जाएंगे एजेंडा मूवी, कुछ लोग हो सकते हैं कि क्या ही फर्क पड़ता है, हम तो सर बस फिल्म देखने जाते हैं। टाइमिंग को लेकर सवाल है, कहानी की सच्चाई को लेकर सवाल है कि टाइमिंग ऐसी क्या है, क्यों इस देश में चीजें डेवलपमेंट से हटकर और सारी बातों पे फोकस है, ठीक है। तो बिहार में इलेक्शन में इनको ठीक ठाक फायदा इससे पहुंचता है। ना तो सुप्रीम कोर्ट खुश था, ना नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। उन्होंने कहा कि ये क्या चल रहा है, व्हाट्स द गोइंग ऑन, कि एक इनको आरोपी बता रहा है कि इनको न्यूट्रल रिपोर्ट कहां है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में खुद में एक्शन लिया कि नाउ आई एम ऑर्गेनाइजिंग SIT, मैं एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना रहे हैं, जिसके होंगे अध्यक्ष RK राघवन, जो उस समय बाद में CBI के डायरेक्टर जो हेड पद से भी रिटायर हुए। उन्होंने बहुत सारे बयान रजिस्टर किए, उस समय के अधिकारियों से बात की
कुछ अधिकारी तो वो ही थे कि जैसे कि जिनको केवल सरकार के साथ रहना था, उनकी ठीक ठाक तरक्की बाद में हुई भी। लेकिन देयर आर सम पीपल्स, कुछ लोग थे जो कुछ अलग बता रहे थे। अलग बताने वालों में एक अधिकारी हैं संजीव भट्ट, आईपीएस संजीव भट्ट। कौन है संजीव भट्ट? गुजरात कैडर के अधिकारी, आईआईटी मुंबई से पढ़े हुए, और इन उस समय जिस समय गुजरात के दंगे हुए हैं उस समय ये राज्य की इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड थे। इनकी सूचना मायने रखती है। इसके पड़ोस में आप एक और फोटो देख रहे होंगे, ये इनकी पत्नी है जो इनके लिए न्याय मांग रही हैं। ऐसा क्या हुआ, न्याय मांग रही हैं, ऐसा क्या हो गया इनके साथ? मेरे प्यारे साथियों, जैसे ही इन्होंने अपने बयान एसआईटी के सामने रिकॉर्ड कराए, शाम को ही इनके खिलाफ 2 ऐसे केस खोल दिए गए जिन केसों को गुजरात सरकार खुद बंद कर चुकी थी, जिन केसों के बारे में गुजरात सरकार ये साफ कह चुकी थी कि इनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। वो केस पूरी तरीके से खोल दिए गए। कौन से वो केस थे? एक कस्टोडियल डेथ का था, एक ड्रग इम्प्लांटेशन का था कि इन्होंने एक आदमी को ड्रग रख के फंसाया है, और एक इन्होंने क्या किया है कि साहब इन्होंने एक इनकी कस्टडी में एक व्यक्ति की डेथ हुई है। ये केस इनके खिलाफ खुल दिए गए। क्या बताया था इन्होंने? बने रहिए, मैं आगे बताऊंगा। जो इनके खिलाफ शाम को ही, उसी दिन शाम को इनके खिलाफ केस खोले गए, सस्पेंड किया गया और आज ये जेल में है। देखिए, ये सब तो बातें हैं कि क्या हुआ, कौन सा कमीशन, कैसे। सच क्या है, सच पहचानिए आप। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको सुनने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पलटवार करना शुरू कर दिए। सच सुनिए आप, सच क्या है। आईपीएस संजीव भट्ट साहब ने बताया कि 28 फरवरी को एक मीटिंग होती है, सॉरी 27 फरवरी जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन शाम को एक मीटिंग होती है। ये मीटिंग गांधीनगर में हुई थी, और गांधीनगर में इस मीटिंग ने मोदी जी ने साफ कह दिया था कि भड़का हुआ दंगा है, हिंदुओं में आक्रोश है, सरकार थोड़ी से अधिकारी जो हैं वो साइड लाइन रहे। इस शाम को जो मीटिंग हुई कि इसमें थोड़े से साइड लाइन रहने दीजिए, आप थोड़ी देर दंगा मतलब ये सब हो जाने दीजिए। दूसरी बात, एक मंत्री हैं उस समय के गृह मंत्री हिरेन पांड्या। हिरेन पांड्या उस समय गुजरात सरकार के गृह मंत्री थे। 2003 में इनकी हत्या कर दी गई क्योंकि इन्होंने एक सिटीजन पैनल को यह बता दिया था कि ये जो मीटिंग हुई है इस मीटिंग में ऐसा ही कुछ कहा गया था कि दंगों को हो जाने दीजिए। हिरेन पांड्या 2003 में इनकी डेथ, इनकी मर्डर कर दिया जाता है गोली मारकर। ये इतने पॉपुलर थे कि सीएम पद की दावेदारी रखते थे। बाद में इसी बात को लेकर जो रिपोर्ट्स लीक हुई, ये बात मोदी जी को पता चल जाती है, गुजरात सरकार को। मैं अब मोदी जी के गुजरात सरकार का इस्तेमाल करूंगा। गुजरात सरकार को यह बात पता चल जाती है और गुजरात सरकार इन पर जासूसी करने के आदेश देती है कि इनकी जासूसी की है। बाद में इनके मर्डर में एक शख्स आरोप हुआ, असगर अली। ये वही असगर अली है जो साबरमती जेल में था, और असगर अली के समय साबरमती जेल के जेलर थे आईपीएस संजीव भट्ट। उसने कहा कि उसके पास कुछ ऐसी बातें हैं जो पूरे तख्ता पलट कर सकती हैं हिरेन पांड्या के बारे में, जिनकी मर्डर में मुझे आरोप बनाया गया। क्या वो सच था जो असगर अली बताना चाहता था? क्या बता पाया? नहीं बता पाया, क्योंकि उससे पहले ही आईपीएस संजीव भट्ट को साबरमती जेल से ट्रांसफर कर दिया गया। वो बात अलग है। साबरमती जेल में आईपीएस संजीव भट्ट एक पॉपुलर जेलर थे। उनके बारे में कैदियों ने नस तक काटी कि इस आईपीएस को यहां से क्यों हटाया जा रहा है। मेरे पीछे आप गुलबर्गा सोसाइटी देख रहे हैं। गुलबर्गा सोसाइटी जिसमें एहसान जाफरी रहते थे, कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते थे, उसके बारे में इनपुट था संजीव भट्ट के पास, और उन्होंने मोदी जी को बताया कि साहब बात देखो ऐसी है। गुजरात सरकार को बताया कि देखिए 100% दंगाई इस पर हमला करेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि वहां पर कुछ लोगों को पुलिस भेजकर बचाया जा सकता है। कोर्ट करने वाली बात यह है कि उस केस में कहा गया डैश व्यक्ति द्वारा कि आपको दंगाइयों के द्वारा गुलबर्गा सोसाइटी की चिंता है। क्या आप वो बात नहीं जानते कि थोड़ी ही देर पहले एहसान जाफरी साहब ने दंगाइयों पर ओपन फायर की है? इसका मतलब यह है कि शख्स एक्स जो गुजरात सरकार का मुखिया था वो पूरी बात जानता था, वो लाइव कवरेज ले रहा था कि दंगों में कहां कहां क्या क्या हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इस केस में एक बात आपको याद रखने की है, दंगों में हो क्या रहा था। गोधरा कांड प्लांट था, दंगों में डेथ, कहां से आए रहे थे हथियार? लोग ये तक बता रहे थे कि ये भी पता चल रहा था कि चिट्ठियां लिख लिख कर ये बताया जा रहा था दंगाइयों को कि वहां पर जाइए, वहां पर कुछ आपको एक्स या वाई समुदाय के लोग मिलेंगे, दोनों ही पक्षों को, कि वो बिल्कुल निहत्थे हैं, जाइए आप वहां पर मारकाट कीजिए। मारकाट करने के बाद ये जो कहानी है, ये कहानी कहां आकर रुकी? लगभग 1000 लोगों की डेथ। इट वॉज ऑफिशियल डाटा। लोग 3000 के आसपास डाटा बताते हैं कि जो गुजरात दंगों में लोग मारे गए। अब बात यह है कि किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई। मेरे प्यारे साथियों, जीती तो केवल राजनीति और हारी तो केवल मानवता। किसका भला होता है दोस्त? कि सर आप क्या कह रहे हैं? गोधरा
जैसी घटना करना अच्छी बात है, बुरी बात? 2 मिनट रुकिए, आप सारा सच समझ जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये है अशोक परमार। दीज आर द अशोक परमार और कुतुबुद्दीन, ये दंगों के पोस्टर बॉय थे। बाद में आप इनकी आप बीती सुनिए। कौन है अशोक परमार? जो आज ऐसे दिखते हैं, मोची का काम करते हैं। कुतुबुद्दीन ये हैं। दोनों की देखिए, दोनों ने क्या इकबालें बांधी। दीज आर द पोस्टर बॉय, ये दंगों के पोस्टर बॉय थे, ये खूब वायरल हुई। देखिए, जहां पर अशोक परमार मोची की दुकान करते हैं, उसी के जस्ट बगल में बीजेपी का ऑफिस है। बीजेपी कार्यालय बिल्कुल वहीं है जहां अशोक परमार अहमदाबाद में इस काम को करते हैं, मोची का काम। जब जर्नलिस्ट इनके पास पहुंचे, इनके बयान से तुम्हें सब साफ हो जाएगा कि सब उन्माद था। किसको क्या मिला, छोड़कर बर्बादी, भयावता, मानवता को शर्मसार करने की जैसी घटना के सिवा किसको मिला क्या दोस्त? कब तक हम कठपुतली बने रहेंगे? कब तक हम इनसे ये नहीं पूछेंगे कि काहे ये सब बातें बयान देते हो? आजकल खूब बयान चर्चा में चल रहे हैं, आप सभी जानते हैं मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूं। अशोक अपनी बात शुरू करते हुए कहते हैं कि गुजरात में मेरा कोई नहीं हुआ तो बाहर वालों से मुझे क्या उम्मीद करूं? कोई आरएसएस, बजरंग दल, बीएचपी, बीएच वाले मेरे पास नहीं आया, जबकि वहां मेरे दलित समाज के लोग काम करते थे, उन्होंने मेरी कभी मदद नहीं की। अब तो स्थिति यह है कि जिस धर्म के लिए इन्होंने झगड़ा किया था, अब हिंदू धर्म से इनका विश्वास उठ गया। ये कहते हैं कि जब धर्म के ठेकेदार अपने ही नहीं हुए तो बाहर वाले से क्या उम्मीद? जब मैं केरल गया तो हमें समानता, मानवता मिली, अब मैं हिंदू धर्म को मानना छोड़ दी। सोचिए आप, दिमाग लगाइए कि दंगा हुआ जब सब कठपुतली बन गए, हिंदू और मुसलमान सब। बाद में आईएसआई की भूमिका तक निकल कर आती है। अब आइए कुतुबुद्दीन पर। कुतुबुद्दीन जिस गली में रहते उस गली की हालत देखिए। कोई बड़ा आदमी होता ना तो दंगे के बाद ठीक ठाक लोग नेता बन जाते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं। इनकी हालत देखिए। जनता केवल पिसती है, ये जनता को समझना होगा। मैं किसी जाति धर्म समुदाय के बारे में नहीं कह रहा, लेकिन एक्स हो या वाई, भैया बुद्धि लगाओ वरना मारे जाओगे, कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं मिलेगा। अपनी 2002 की तस्वीर पर कुतुबुद्दीन बोले, उस तस्वीर का तो पता ही नहीं किस किसने कहां कहां पर इस्तेमाल किया। तस्वीर खींचने वाले फोटोग्राफर आरको दत्ता को भी इस बात का ख्याल था कि तस्वीर खींचकर सही किया या गलत। वो एक पल था, सड़क पर 2-3 दिन तक लाशें पड़ी हुई थी, कुत्ते आते थे और सूंघकर चले जाते थे। जस्ट इमेजिन। बाद में ये और क्या कोट करते हैं, कुतुबुद्दीन कहते हैं कि वो अशोक आता जाता रहता, वही अशोक जो हिंदुओं का चेहरा है, ये वही कुतुबुद्दीन है जो मुस्लिमों का चेहरा है। बाद में तो एक ही होना पड़ा, रोजी रोटी का मामला है, काहे लड़े फिर? इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी, सवाल पूछने होंगे। हम लोग मजे लेते हैं, एक फिल्म समझ के बस मजा आना चाहिए, आ रहा है ना मजा, इस मजे को लेने चक्कर में भावी पीढ़ियों को काहे सजा दे रहे हो भैया? इस देश को क्यों सजा दे रहे हो? लीजिए मजा, और मजा उनको भी आ रहा है जो इस मजे को लेने के बाद अपने अपने पदों पर इतने ऊंचे बैठ गए हैं कि मठाधीश हैं वो। अब अशोक आता जाता रहता है हमारे घर पर मुझे लगता है कि अशोक अकेला पड़ गया है। शादी वगैरह भी उसकी नहीं हुई है, अभी फुटपाथ पर ही रहता है, रात में कहीं कहीं जाता अकेला रहता है, तो थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है। ये है पूरी कहानी। कौन हारा कौन जीता, इसका खुद विश्लेषण कीजिएगा। जिन लोगों ने फिल्म देखी है, क्या इस सच्चाई को उन्होंने कभी दिखाया है? क्या वो इस सच्चाई के आसपास या नजदीक भी हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मुझे बताइएगा जो सांप्रदायिकता का घोल खुला हुआ है, इस घोल से कैसे निकला जाए? कितने लोग ये मानेंगे कि सर इससे निजात मिलनी इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है, सर इससे तो निजात चाहिए, अब बर्दाश्त के बाहर है बात, इससे निजात मिलनी चाहिए, ये देश तभी आगे सोच पाएगा। जानिए, चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख या ईसाई हैं, क्या आपका बच्चा, आप अपने बच्चे को वो माहौल दे पा रहे हैं? हवा आप खा गए, पानी आप खा गए, रिसोर्सेज आप खा गए, कम से कम समाज में रहने लायक स्थिति तो छोड़ जाइए। नहीं छोड़ सकते तो देयर इज ए सिंगल टर्म जो मेरे पास है, शेम ऑन दिस सोसाइटी। इफ आई एम राइट प्लीज मेंशन इन द करेक्ट, इफ आई एम रॉन्ग तो भी आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं पूरी घटना के बाद आपको बहुत कुछ पता चला होगा। चलिए, मैं फिर हाजिर रहूंगा एक नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए अलविदा देता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।